के लिए थोड़ा सा समझना, normally when we have any kind of a data stored, अपने जब ERP वगैरह का बात करते हैं तो एक सेंट्रल सर्वर होता है जहां सारा डेटा स्टोर्ड होता है, एंड कंपनी का एक मैनेजमेंट या गवर्निंग बॉडी होता है जो उसको कंट्रोल रेगुलेट कर रहा होता है। सेंट्रलाइज स्टोरेज होता है, एक गवर्निंग बॉडी होता है जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ये सेंट्रलाइजेशन के अंदर हम लोग बहुत शिफ्ट कर रहे थे। आपको अगर याद हो, हमने जब ERP वगैरह डिस्कस किया था, हमने बार बार डिस्कस किया था दैट वी हैव बीन शिफ्टिंग टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशंस, बट देन विद सेंट्रलाइजेशंस वी रियलाइज्ड that the problem that was happening is there was over dependence on a single system, and if that single system crashed, the entire system, the entire database would crash, the entire organization would crash. It becomes a all or nothing proposition। कई बार डिस्कस करते थे, अपने बोलते थे कि एक सिंगल चीज पे ओवर डिपेंडेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बहुत डेंजरस हो सकता है। दैट इज अ प्रॉब्लम विथ एनी सेंट्रलाइजेशंस। Now with blockchain what happens is this over dependence on a single system gets eliminated। क्यों? क्योंकि यहां पे अलग अलग नोड्स होंगे। नोड्स आप समझते हैं नेटवर्क के अंदर, हमने नेटवर्क जब डिस्कस किया है आप लोगों के साथ वर्ड नोड डिस्कस किया है, तो यहां पे क्या होता है, अलग अलग लेट्स से नोड्स हैं, तो अब ये सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। ये सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड होंगे एंड सारे नोड्स में डेटा का रेप्लिकास क्रिएटेड होगा। कोई भी जो डेटा होगा वो सारे नोड्स के अंदर में रखा हुआ होगा। एवरी नोड विल हैव अ कॉपी ऑफ द एंटायर इंफॉर्मेशन। Let's say if there are 100 records, so each of the nodes will have all the 100 records का data in the blockchain concepts. Now even if you tamper with crash one of the nodes, the database is not lost. That is the first point. There is no central governing system in all these nodes. That is the second best part. तो इसमें से ऐसा कोई नहीं है कि एक सिस्टम है जो बाकी सिस्टम्स को कंट्रोल रेगुलेट कर रहा होगा। हर एक सिस्टम इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, ईच ऑफ द नोड्स। नाउ कोई भी नया बेस्ट पार्ट क्या होता है, इसमें इम्यूटेबिलिटी होता है। इम्यूटेबिलिटी यानी एक बार जो डेटा इसमें क्रिएट हुआ, एक बार जो डेटा ब्लॉकचेन में क्रिएट हुआ वो परमानेंट होता है, उसको एडिट या डिलीट नहीं किया जा सकता है। कोई भी अगर डेटा क्रिएट होता है, यू कैन क्रिएट न्यू डेटा, यू कैन क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन, बट यू कैन नॉट एडिट और डिलीट द एग्जिस्टिंग डेटा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन्स, ठीक है ना। तो अब जब कोई नया ट्रांजैक्शन होता है, जैसे ही कोई नया डेटा क्रिएट होगा, पहले हम वैलिडेट करेंगे सारे नोड्स को चेक करके कि ये ट्रांजैक्शन को अलाउ करना है या नहीं करना है। अगर अलाउ करना है तो वो ट्रांजैक्शन जैसे ही इनिशिएट होगा एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा, दैट्स द ब्लॉकचेन। तो अगर जितना भी ब्लॉक ऑफ डेटाज होगा, जितना भी ब्लॉक्स ऑफ डेटाज होगा, एक नया ब्लॉक विल नाउ गेट क्रिएटेड एंड इट विल बी एडेड टू ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क। तो सारे नोड्स के पास वो एक नया ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा ताकि सबका डेटाबेस सिंक रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? एंड कोई भी नया डेटा अगर क्रिएट करना है तो majority of the nodes have to agree to this, majority, and let's say once the majority nodes agree then a new data is created। तो अगर आप एक कंप्यूटर का अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर भी लिए तो एक कंप्यूटर के बेसिस पे आप पूरा ब्लॉकचेन को टैंपर या चेंज या रूल्स को मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज majority have to agree before the new block gets created। So for that majority, लेकिन एक बार majority agree कर गया, the rest also have to agree to this because the rules, भले ही आपको बाकी नोट्स पे भरोसा नहीं हो बट द रूल्स पे भरोसा है। तो अगर majority agree कर रहा है तो फिर एक ब्लॉक agree कर दिया जाएगा। once agreed वो ब्लॉक सबके लिए क्रिएट हो जाएगा। everybody has to include that in the database। So that's a very interesting concept of blockchain where you have a distributed ledger। What is a distributed ledger? कि ledger का रिकॉर्ड सिर्फ एक के पास नहीं होता है, ledger का रिकॉर्ड सबके पास
एक एक कॉपी होता है, हर कोई के पास एक एक कॉपी ऑफ द लेजर होता है। जब भी कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो कंसेंसस के साथ होगा, मेजॉरिटी का कंसेंसस होगा तब रिकॉर्ड क्रिएट होगा, और एक बार रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो हर एक के बुक्स के अंदर, हर एक के डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के अंदर वो क्रिएट हो जाएगा। ये सारा डेटा ऑब्वियसली एनक्रिप्टेड होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी यूज करता है, तो उसमें चोरी वगैरह का चांसेस नहीं होता है। that is how it becomes very secure, very reliable, and obviously जहां भी आपको कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटाज है जो आपको स्टोर करना है, जहां भी आपको कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टोर करना है, शेयर करना है, वो आप ब्लॉकचेन के थ्रू कर सकते हो। कॉन्फिडेंशियल डेटाज आपको स्टोर करना है, सेंट्रलाइजेशन में रिस्क होता है सर्वर का उड़ने का, तो ब्लॉकचेन के थ्रू क्या होगा, डेटा अलग अलग जगह रखा हुआ रहेगा, एक जगह सारा डेटा नहीं रहेगा, तो उड़ने का टेंशन नहीं रहेगा। एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन वगैरह रहेगा तो ऑटोमेटिकली अनऑथोराइज्ड एक्सेस वगैरह का चांसेस नहीं रहेगा। दैट इज हाउ द ब्लॉकचेन इज बेनिफिटिंग अस। ओके, ब्लॉकचेन के अंदर व्हाट इज ब्लॉकचेन, उसके एप्लीकेशंस, रिस्क, कई सारी चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली व्हाट इज ब्लॉकचेन? इट्स अ वे ऑफ स्टोरिंग डेटा, एक्सेसिंग डेटा. It is a way by which the data is not kept centralized but in a decentralized manner. It is a way by which the data can be updated only with a consensus and it is immutable. यानी एक बार डेटा क्रिएट हो गया तो उसको मॉडिफाई, चेंज, टेम्पर वगैरह नहीं किया जा सकता है। ब्लॉकचेन के लिए अब रीड करते हैं थोड़ा बहुत। Blockchain sometimes referred to as distributed ledger technology. Blockchain is referred to as distributed ledger technology. It is a shared peer-to-peer. It is a shared peer-to-peer decentralized open ledger. It is a shared है peer-to-peer, सबके पास डेटा है, सब बराबर है। Distributed ledger transaction with no trusted third parties in between. इसमें बीच में कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है जिसके थ्रू सारा ट्रांजैक्शन रोट हो रहा होगा, सारा peer-to-peer है, जितने भी नोड्स होंगे। दिस लेजर डेटाबेस हैज एवरी एंट्री एज परमानेंट एज इट इज एन अपेंड ओनली डेटाबेस व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड और ऑल्टर्ड। मतलब खाली नया डेटा ऐड हो सकता है, लेकिन जो एक बार डेटा क्रिएट हो गया वो मॉडिफाई, चेंज वगैरह नहीं हो सकता है। ऑल ट्रांजैक्शंस आर फुल्ली इरिवर्सिबल। एक बार एक नया ट्रांजैक्शन क्रिएट होगा, ट्रांजैक्शंस आर क्रिएटेड एज ब्लॉक्स। एक बार एक नया ट्रांजैक्शन क्रिएट हो गया, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड with any change in the transaction being recorded as a new transaction. कोई भी नया अमेंड करना होगा तो वो एक एज ए नया ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होगा, पुराना को अमेंड नहीं किया जा सकता है। Okay. The decentralized network refers to the network which is not controlled by any bank, corporation or government. Decentralized, it is not controlled by any government, bank or any entity. A blockchain generally uses a chain of blocks with each block representing certain digital informations. Blockchain में हर एक block is a new set of informations. अब ये blocks कैसे काम कर रहे होंगे we will discuss. सुनना, it creates a decentralized distribution chain that gives everyone access to the document at the same time. It gives access to everyone at the same time. No one is locked out waiting changes for another party. अब ब्लॉकचेन कैसे काम करता है डायग्राम में देखना, समझा रहा है। Let's say you have to send money to someone. तो सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन इनिशिएट करोगे, वो पूरे नेटवर्क पे सारे नोड्स को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, सब कोई वैलिडेट करेगा कि अलाउ करना है या नहीं करना है, अलाउ करना है या नहीं करना है। अगर मेजॉरिटी अग्री कर जाता है तो ट्रांजैक्शन में एक नया ब्लॉक क्रिएट किया जाएगा, वो ब्लॉक सबके डेटाबेस में ऐड कर दिया जाएगा और ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट नाउ। तो हर एक के पास एक एक डेटा का कॉपी है, डेटाबेस का कॉपी है। जब भी कोई एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगा पहले सारे लेजर्स चेक किया जाएगा, उसके बाद कंसेंसस किया जाएगा कि ट्रांजैक्शन सही है, वैलिडेट करना है, अलाउ करना है। एक बार कंसेंसस के साथ अलाउ किया जाएगा तो फिर नया ब्लॉक क्रिएट करेंगे, सबके बुक्स में ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज हाउ द ब्लॉकचेन इज वर्किंग फॉर अस। देखो समझ में आ रहा है क्या? ब्लॉकचेन इज अ कॉन्सेप्ट, अ टेक्नोलॉजी बाय विच
Instead of centralized, we are working decentralized. There is no central governing authority, there is no central system that is controlling everything, and it is working on a consensus model. So कहीं पे भी ये possible नहीं है कि एक system बाकी सबको breach कर ले. कौन कौन यूज कर रहा है? जहां पे भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह रह रहा होगा, जहां पे भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह रह रहा होगा, वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए, वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए ब्लॉकचेन यूज किया जा सकता है, ताकि आपका सारा डेटा एक सर्वर पे नहीं होगा, डिसेंट्रलाइज रखा हुआ रहेगा एंड एनक्रिप्टेड होगा. तो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ब्लॉकचेन इज बीइंग यूज्ड फॉर ट्रेड लाइफ साइकिल्स, ट्रांजैक्शंस वगैरह का, एसेट का, प्रॉपर्टी वगैरह का, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड्स वगैरह को रखने के लिए. तो आप अलग अलग कंप्यूटर्स वगैरह के अंदर डेटा रखने का दरकार नहीं है, ऑनलाइन रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, किसी भी कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस करेंगे, सेफ रहेगा, एनक्रिप्टेड रहने वाला है. हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के पास बहुत सारा एसपीडीआई होता है. Who accepts new transaction in reality, Prasad? So basically any of the nodes can accept that. So let's say अगर अपने हेल्थ केयर का बात करें तो अब मेरे पास 5-6 कंप्यूटर्स है जो अलग अलग कनेक्टेड है. लेट्स से अगर मेरे 10 आउटलेट से 10 आउटलेट के पास में एक एक नोड रहेगा, मेरे 10 आउटलेट से 10 आउटलेट के पास एक एक नोड रहेगा, और 10 में से कोई भी एक आउटलेट से ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो सकता है. जहां से भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में वेरीफाई होगा, कंसेंसस होगा, नया ब्लॉक क्रिएट हो रहा होगा. लेकिन जो ब्लॉक क्रिएट होगा वो सबके लिए क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड और चेंज्ड. हेल्थ केयर है, मेरे 10 अलग अलग हॉस्पिटल्स है, 10 हॉस्पिटल्स में डेटाबेस शेयर हो रहा होगा एंड स्टोर हो रहा होगा डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में, 10 के पास सारा डेटाबेस स्टोर हो रहा होगा. इससे ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्या होता है, इतने एक सर्वर की जगह 10 सर्वर चल रहा होगा. प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? एक सर्वर की जगह 10 सर्वर चलेगा, कॉस्ट वाइज बहुत बढ़ेगा, सिक्योरिटी बढ़ेगा, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन कॉस्ट भी बढ़ेगा. गवर्नमेंट हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ यूजिंग ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट्स. फॉर एग्जांपल व्हीकल रजिस्ट्रेशंस वगैरह है, लैंड रजिस्ट्रेशंस वगैरह है. ट्रांसपेरेंसी रहेगा बिकॉज ब्लॉक्स होगा, कोई भी ब्लॉक क्रिएट कर सकता है और सबको पता होगा ऐसा ऐसा ब्लॉक क्रिएट किया जा रहा है. ट्रैवल इंडस्ट्री में आपका जितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन रहेगा, पासपोर्ट्स वगैरह, वो सारा आप कैरी करने की जगह आप इलेक्ट्रॉनिकली सेव कर सकते हो, वो कहीं नहीं जाएगा बिकॉज डिसेंट्रलाइज स्टोर हो रहा होगा. आप कहीं से भी जाके उसको एक्सेस कर पाएंगे एंड इट विल बी एनक्रिप्टेड, तो कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर पा रहा होगा. ओके, स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह में, वोटिंग वगैरह में, जहां again anywhere that we want confidential data to be stored electronically, not depend on any one person, not be in control of any single authority, we will use a concept of distributed ledgers or blockchains. देखो एप्लीकेशन समझ में आ रहा है क्या? इसका रिस्क एंड कंट्रोल्स डिस्कस करेंगे. व्हाट इज ब्लॉकचेन, द एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन्स. ओके, रिस्क में आते हैं. With the use of blockchain, organizations need to consider risk with a wider perspective, as different members of a particular blockchain may have different risk appetite, which may further lead to conflict when monitoring controls are designed for a blockchain. There may be questions about who is responsible for managing risk if no one party is in charge of proper accountability in the blockchain. प्रॉब्लम क्या है कि अगर ब्लॉकचेन के अंदर
प्रॉब्लम क्या है, ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी एक गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है, तो रिस्क मैनेज करते टाइम हर एक नोड अपना अपना तरीका से करेगा। अगर हॉस्पिटल के 10 ब्रांच है तो 10 हॉस्पिटल के 10 आउटलेट्स है तो 10 आउटलेट्स अपने अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। दे आर ऑल पीयर, देयर इज नो सुपीरियर और इंफीरियर। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई भी एक इंचार्ज नहीं होगा ओवरऑल में, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। So in banking, Prasad, what will happen is instead of having a centralized server, we will have decentralized concepts where we will have a distributed ledger kept every branch में. That becomes very costly for a bank, इसलिए banks अभी भी centralized servers पे काम कर रहे हैं. But yeah, we can have multiple regional servers maybe. और क्या होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर इनिशिएट होगा तो वो कोई भी ब्रांच से इनिशिएट हो सकता है, एंड वंस वी ट्रांजैक्शन इज इनिशिएटेड, सारे लेट्स से 5 जोनल है, 5 जोन्स में हमने इंडिया को बांटा, पांचों जोन्स का 5 नोड्स है। अब कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी ब्रांच से इनिशिएट हो सकता है, वो ब्रांच सीधा उस नियरेस्ट नोड को कनेक्ट करेगा। लेट्स से कलकत्ता का ब्रांच होगा तो ईस्टर्न रीजन का नोड को कनेक्ट करेगा, अहमदाबाद का ब्रांच होगा तो वो वेस्टर्न नोड को कनेक्ट करेगा। जो भी नोड को वो कनेक्ट करेगा, वो नोड पहले बाकी नोड्स के साथ वैलिडेट करेगा ट्रांजैक्शन को, कंसेंसस बिल्डअप होगा मेजॉरिटी का, एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा, सबके बुक्स में ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। होप दैट हेल्प्स यू। तो इसमें ये रिस्क मैनेजमेंट विल बी अ कंसर्न फॉर अस, पहला पॉइंट बोल रहा है। बोला जहां टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेंगे, टेक्नोलॉजी पे रिलायबिलिटी डिपेंड करेगा। अब ब्लॉकचेन इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो अगर टेक्नोलॉजी में लूप होल्स होगा तो पूरा सिस्टम क्रैश कर सकता है, कोलैप्स कर सकता है, ब्रेक हो सकता है। दो ऑब्वियसली ब्लॉकचेन को काफी रिलायबल माना जा रहा है, बट ऑब्वियसली कितना ही टेक्नोलॉजी रिलायबल हो उसमें लूप होल्स हो सकता है। कोई भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, सो इट मे हैव लूप होल्स। सो अगर वो टेम्पर हुआ, टेक्नोलॉजी टेम्पर हुआ, तो पूरा चीज अनरिलायबल हो जाएगा। वापस क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगा, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगा, कंट्रोल्स लगाना, कंट्रोल्स का अवेयरनेस फैलाना, ये सब का जिम्मेदारी का किसका होगा? सबको इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो सकता है नहीं हो, हर एक ब्रांच, हर एक नोड। तो बोला ये अवेयरनेस फैलाना, कंट्रोल्स लगाना, कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं चेक करना, ये सब का जिम्मेदारी किसका होगा? दैट विल बी अ मेजर कंसर्न इन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में बहुत सारा डेटा एक साथ क्रिएट होगा, इतना सारा डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना, इंफॉर्मेशन ओवरलोड होगा, बिकॉज हर एक नोड में सारा डेटा स्टोर होगा, तो बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करना पड़ेगा। इतना ज्यादा डेटा स्टोर करना will again be a challenge for us. These are risks. First and third point is with respect to not having a centralized authority. Second is technology dependence का point. And fourth is such huge amount of data को manage कर पाने का problem. 4 risks of blockchain का बात कर रहे हैं। अब इन रिस्क से बचने के लिए हम क्या कंट्रोल्स लगा सकते हैं? ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट को समझा, ब्लॉकचेन के एप्लीकेशंस को समझा, ब्लॉकचेन के रिस्क को समझा। इस रिस्क से बचने के लिए क्या कंट्रोल्स लगा सकते हैं? कंप्यूटराइज्ड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ऑनगोइंग इवैल्यूएशंस, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होगा तो रियल टाइम अपडेशंस मिल रहा होगा कि अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ईयर एंड की जगह या पीरियोडिक की जगह रियल टाइम अलर्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। सुटेबल डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड, तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस वगैरह जो होता है, डेटा एनालिटिक्स चैप्टर 2 वाला कॉन्सेप्ट है, अलग अलग तरीके से डेटा को एनालाइज किया जा सकता है। तो ये डेटा एनालिटिक्स को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिस्क वगैरह समझ में आएगा, उसके लिए सुटेबल कंट्रोल्स मेजर्स लगाए जा सकते हैं। कुछ प्रॉपर कम्युनिकेशन मेथड्स हो सकता है, ताकि अगर कोई कंट्रोल रिलेटेड इश्यूज है, अगर कोई रिस्क रिलेटेड इश्यूज है, तो कंसर्न्ड एप्रोप्रिएट पर्संस को इन्फॉर्म इमीडिएटली किया जाएगा। हर एक नोड पे हो सकता है एक एक पर्सन इंचार्ज हो, जिसको इन्फॉर्म किया जाएगा अगर कोई कंट्रोल रिलेटेड, रिस्क रिलेटेड इश्यूज अराइज होता है, तो एप्रोप्रिएट पर्सनल असाइन किया जा सकता है एट ईच नोड। यहां पे ब्लॉकचेन में जो कंसेंसस वाला कंसर्न है, कंसेंसस होना चाहिए। प्राइवेट की वगैरह, यहां पे डेटा एनक्रिप्ट होता है, एनक्रिप्शन के लिए एक प्राइवेट की वगैरह यूज किया जाता है।
ओवरऑल रिलायबिलिटी वगैरह को प्रॉपरली थरली असेस करना पड़ेगा. दैट इज अ कंट्रोल दैट वी कैन डू. कंसेंसस वाला चीज रहेगा तो ऑटोमेटिकली गड़बड़ का चांसेस कम है. जो कंसेंसस वाला चीज बार बार बता रहा था कि कंसेंसस के थ्रू ही नया ब्लॉक क्रिएट हो सकता है. दैट कैन बी वन कंट्रोल मेजर्स. प्रॉपर प्राइवेट की वगैरह एनक्रिप्शंस लगा देंगे, दैट इज अनदर मेजर्स. प्लस ओवरऑल रिलायबिलिटी वगैरह को चेक करते रहना है, थरली असेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली दैट कैन एक्ट एज अ कंट्रोल मेजर्स फॉर अस. ब्लॉकचेन को डेवलप करते टाइम ही इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स विल बी इंगेज. तो बता रहे होंगे क्या क्या रिस्क हो सकता है और उसके लिए अप्रोप्रिएट क्या क्या मेजर्स लगाना पड़ेगा ताकि बाद में इश्यूज नहीं अराइज हो. इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स याद है अपने ये सब कई बार पहले भी डिस्कस करते थे कि ऑडिटर्स वगैरह को सिस्टम डेवलपमेंट के टाइम पे ही इंक्लूड करेंगे ताकि ऑडिटर बता देगा सिस्टम में क्या क्या इश्यूज हो सकता है, उसके लिए पहले से क्या करने का दरकार है. सेम चीज यहां बात करें, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स विल बी इंक्लूडेड व्हाइल द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लॉकचेन्स so that they can make the necessary recommendations to the management and accordingly that can be incorporated. ब्लॉकचेन एक अमेंडेड टॉपिक है, नया कंटेंट है, पूरा फुल फ्लेजेड टॉपिक है. सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर May 22 एंड November 22 होगा. ठीक है ना. आई होप आप लोगों का डेफिनेटली देखा हुआ हो ये अमेंडमेंट्स. काफी सारे अमेंडमेंट्स छोटू छोटू थे जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाले भी थे, खास करके चैप्टर 3 एंड 4 में. ये सारे अमेंडमेंट्स अगर आपने ढंग से कर लिए ना तो 8 से 10 मार्क ऑन अ मिनिमम साइड कहीं नहीं जाएगा आपका. पर ये अमेंडमेंट्स ध्यान से जरूर करिएगा, खास करके May 22 टर्म के स्टूडेंट्स वगैरह. The whole idea of recording these three amendment classes and making them available through YouTube for everyone was so that it can be available at your convenience. We have tried to incorporate all the amendments. I hope these amendment videos have been useful for you. Please अगर आप इस एंड तक वीडियो को देख रहे हैं यानी आपने पूरा हमारा अमेंडमेंट क्लासेस किया है, so we will genuinely request you to give us a comment on the videos to let us know that you have found them useful or not. And if you find them useful, obviously like, share, subscribe so that others can also find it useful as well. All the best for your preparations everyone, and do well for May 22 exams, and we'll see you in our next sessions. Thank you so much.